बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो केरास के प्लेलिस्ट में आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो समझ में नहीं आएगी वीडियो के फर्स्ट 3 और 5 मिनट्स में, लेकिन जब आप वीडियो को वॉच करना कंटिन्यू करोगे और आगे बढ़ोगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि मैंने इस प्रेजेंटेशन को इस तरीके से बनाया है ताकि जो भी बिगिनर्स हैं जिनको न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है उनको भी चीज़ें समझ में आ जाए। सो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पढ़ाने से पहले मैं आपको एक यहाँ पे कुछ ड्रॉ करके देता हूँ ताकि हमारे लिए आगे चीज़ें आसान हो जाएं। लेकिन जो एक न्यूरल नेटवर्क होता है उसको आप बेसिकली परसेप्ट्रॉन कहते हो, और परसेप्ट्रॉन एक मैथमेटिकल मॉडल है। आप उसको दो नाम दे सकते हो। एक कि जो डीप लर्निंग के अंदर न्यूरल नेटवर्क है उसको आप परसेप्ट्रॉन कहते हो, और उनके लिए हम दो टर्म यूज कर सकते हैं, या तो वो एल्गोरिदम आप कह सकते हो इसको, या फिर एक मैथमेटिकल मॉडल्स। अब दो चीजें मैं और यहाँ पे ऐड करूंगा जो शायद आपको इस वीडियो के एंड में समझ में आएंगे कि जो न्यूरल नेटवर्क होता है वो बेसिकली एक लाइन होता है, एक बॉर्डर होता है जो दो रीजन को सेपरेट करता है। ठीक है, इसको अभी के लिए जस्ट ज़हन में बिठाए कि न्यूरल नेटवर्क एक लाइन है, एक बॉर्डर है जो दो रीजन को सेपरेट करता है बेस्ड ऑन सम कैलकुलेशन। ठीक है, अब अभी के लिए मैं क्या करता हूं, मैं आपको कुछ चीजें ड्रॉ करके देता हूं, फिर हम इसको आसान बनाएंगे। ये हमारे पास x1, x2, x3 है। बेसिकली ये इनपुट्स हैं, ये जाते हैं समेशन के पास। अब क्यों जाते हैं, इनके बीच में कनेक्शन क्या है वो हम बाद में देखेंगे, बट आपका जो इनपुट है वो जाता है मॉडल के पास। ये जो समेशन है ये बेसिकली आपका परसेप्ट्रॉन है, आपका न्यूरल नेटवर्क मॉडल है। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन होने के बाद ये जाता है एक्टिवेशन फंक्शन के पास, और एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है कि जो समेशन के बाद रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट को बेसिकली आप वैल्यू कहते हो, अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फिर ये मॉडल प्रेडिक्ट करता है 1 को। अगर ये लेस देन 0 है तो ये मॉडल प्रेडिक्ट करता है 0 को। ठीक है, सो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क और परसेप्ट्रॉन इज नथिंग बट डू प्रेडिक्शन। ठीक है, अब इस परसेप्ट्रॉन या इस न्यूरल नेटवर्क को हम आगे तो बड़े डिटेल से समझेंगे, बट आपको किसी भी न्यूरल नेटवर्क के बारे में 5 चीजें याद रखने होंगे। अगर ये 5 चीजें आप याद रखते हो देन कोई भी न्यूरल नेटवर्क आपके लिए आसान हो जाएगा। पहला है इनपुट्स। इनपुट्स इज नथिंग, आपके डेटा के अंदर एक रिकॉर्ड है। जैसे कि ये जो हमारे पास डेटा है ये कस्टमर्स डेटा है, लाइक एक कस्टमर का एज, उसकी जेंडर, उसकी सैलरी हम इस परसेप्ट्रॉन मॉडल को दिखाएंगे और वो हमें प्रेडिक्ट करके देगा कि 0 है या 1। यानी चर्न प्रेडिक्शन प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिया है कि कंपनी के अंदर एक कस्टमर का डेटा देने के बाद हमारा मॉडल बताएगा कि वो उस कंपनी से खुश है या ना खुश। अगर खुश है तो उसको हमने 0 दिया है, अगर ना खुश है यानी लीव करना चाहता है तो उसको हमने 1 दिया है। तो अब फ्यूचर में अगर एक नया कस्टमर आएगा तो हमारा मॉडल बताएगा कि वो इस कंपनी से खुश है या ना खुश, यानी 0 और 1 को प्रेडिक्ट करके देगा। सो एक चीज तो क्लियर हो गया कि न्यूरल नेटवर्क या जो एक मॉडल है वो प्रेडिक्शन करता है बेसिकली। ठीक है, सो पहले हम इसको समझते हैं कि इनपुट्स क्या है। इनपुट्स आर नथिंग, आप क्या करते हो कि जब एक मॉडल को ट्रेन करते हो तो आप अपने डेटा से 1 बाय 1 रिकॉर्ड उठाते हो। जैसे कि ये रिकॉर्ड यानी एज, जेंडर, सैलरी इस वाले कस्टमर का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 30 M and 100। सो ये यहाँ पे आप देते हो, जैसे कि ये हो गया 30, ठीक है, जिसको आप x1 कहते हो, और ये मेल को अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हमने इनको इनकोड किया है, सो मैंने इसको 0 रखा है। सो ये x2 हो गया, और 100 सैलरी है तो यहाँ पे ये अपना x3 हो गया। ठीक है, सो ये आपका इनपुट होता है, इसलिए हम न्यूरल नेटवर्क के अंदर कहते हैं कि इनपुट लेयर। सो दिस इज योर इनपुट लेयर। ठीक है, होपफुली कि ये चीजें
अभी के लिए आपको समझ में आई होगी। सो इनपुट इज नथिंग, ट्रेनिंग के दौरान आप अपने डेटा से 1 बाय 1 रिकॉर्ड उठाते हो, लाइक एज, जेंडर, सैलरी आपका इनपुट है हर कस्टमर के लिए, और वो आप अपने इनपुट लेयर में देते हो, जिसको आप x1, x2, x3 से रिप्रेजेंट करते हो। अब होता क्या है कि ये जो इनपुट है लाइक 30, 0, 100, ये यहाँ पे आके सम हो जाता है कुछ इस तरह, 30 प्लस 0 प्लस 100, और इनका कोई ना कोई वैल्यू आएगा। लेट से मान लेते हैं कि 130 वैल्यू आ गया, ठीक है, 130, और ये जो 130 वैल्यू है ये जाता है यहाँ पे f के पास, और f इज नथिंग बट एक्टिवेशन फंक्शन। अब मैं बात करता हूं वेड्स की। समेशन में डेटा जाने से पहले हम कुछ चीजें ऐड करते हैं न्यूरल नेटवर्क के अंदर, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। आप हर इनपुट के आगे एक वेट ऐड करते हो, जैसे कि वेट 1, x2 के आगे वेट 2, और इसी तरह x3 के आगे वेट 3। अब वेट क्या है, इसके दो डेफिनेशन हैं, बड़े आसान हैं। वेट्स बेसिकली आपको बताता है फीचर इंपॉर्टेंस, फीचर इंपॉर्टेंस, या आप कुछ इस तरह कह सकते हो कि जो इनपुट x1 है और जो आपका मॉडल है, इसके बीच में कनेक्शन स्ट्रेंथ कितनी है। तो बेसिकली वेट्स आपको x1 जो आपका इनपुट है और जो आपका मॉडल है, कैलकुलेशन, समेशन, मैथमेटिकल मॉडल है, इसके बीच में कनेक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो बताता है कि कितनी स्ट्रेंथ है, ज्यादा है या कम। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि वेट्स ये बताता है कि जो फर्स्ट इनपुट एज है, जिसको आप x1 से रिप्रेजेंट करते हो, जिसकी वैल्यू है 30, वो कितना इंपॉर्टेंट है इस मॉडल के लिए इन कंपैरिजन टू x2। सो पहली चीज, वेट्स आपको बताता है कि इनपुट फीचर यानी x1 और मॉडल के बीच में स्ट्रेंथ कितनी है, या एक इनपुट का दूसरा इनपुट के बीच में मुकाबला है कि वो उस मॉडल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी तो हम डीप लर्निंग में कहते हैं कि वो इंटरनली फीचर इंजीनियरिंग करता है। ये पूरा का पूरा वेट्स है। लेकिन हम इस मॉडल के साथ एक और चीज ऐड करते हैं, बाइस। नॉर्मली 1 ही होता है, इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। अब आते हैं समेशन, कि जब हमने इनपुट दिया और वो समेशन के पास जाता है तो होता क्या है। सो वो आपको बेसिकली z कैलकुलेट करके देता है। z इज नथिंग बट अ फंक्शन, ठीक है। आप वेट को हर इनपुट के साथ मल्टीप्लाई करते हो, यानी उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हो। जैसे कि x1 को आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हो इस वेट के साथ, ये वेट कोई वैल्यू होगा, ये कोई वैल्यू होगा, जैसे कि अभी के लिए मैं 3 लेता हूं, ठीक है। और इसी तरह W2 को x2 के साथ आप इसका डॉट निकालते हो W2 के साथ, इसी तरह W3 का x3 के साथ। सो x3 विल बी मल्टीप्लाई, यानी इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा W3 के साथ। सो x1 x2 हमारे पास ऑलरेडी है, जैसे कि 30, 0, 100। अब आप करते क्या हो कि ये वेट्स, सो इसको मैंने 3 दिया था, इसको मैं 1 देता हूं जस्ट आसानी के लिए, और इसको मैं 2 देता हूं। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे जगह कम है, सो 30 विल बी मल्टीप्लाई विद x1 3, क्योंकि यहाँ पे वेट हमारे पास 3 है। सो 30 का आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हो 3 के साथ, फिर 0 का आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हो 1 के साथ, क्योंकि इसकी वेट 1 है। एंड फिर x3 का जो 100 है उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हो आप 2 के साथ, क्योंकि इसकी वेट की जो वैल्यू है वो 2 है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ वैल्यू आया है, अब वो वैल्यू कोई भी हो सकता है, हमें अभी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अब ये जो समेशन है बेसिकली ये कैलकुलेशन करता है कि जितने भी आपके इनपुट्स हैं और उसके वेट से उनके साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, डॉट प्रोडक्ट, एंड फाइनली उनका रिजल्ट ऐड होके उसमें हम 22 को जोड़ते हैं। ये जो 22 हमने ऐड किया था वो जोड़ते हैं। ये हम क्यों करते हैं, ताकि हम स्ट्रेंथ मालूम कर सके हर इनपुट का मॉडल के साथ, या फिर हर इनपुट का दूसरे इनपुट के साथ कंपैरिजन कर सके कि कौन सा इनपुट उस मॉडल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सम है इसको बेसिकली आप समेशन फंक्शन है, फाइनली ये आपका z बन जाता है, और इस z का कोई ना कोई वैल्यू होगा,
और वो जो वैल्यू है वो वैल्यू मैं अभी के लिए अभी से अपने तरफ से निकालता हूं, लेट्स से 10 है, लेट्स से 10 आया है। अब ये वैल्यू जाता है आपका एक्टिवेशन फंक्शन के पास। एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है? एक्टिवेशन फंक्शन एक गेट की तरह होता है, जो समेशन के बाद वैल्यू आता है उसको आगे पास करता है दूसरे लेयर में या आउटपुट लेयर में। सो ये एक पुलिस की तरह होता है या एक गेट की तरह होता है। अगर वो वैल्यू यानी z का जो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हुआ, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये जो एक्टिवेशन पुलिस है वो उसको इजाजत देता है कि ये 1 है, ठीक है। अगर लेस देन 0 है तो वो फिर भी इजाजत देता है लेकिन नॉट के साथ कि ये 0 है। सो अब ये जो 10 वैल्यू है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। सो अब ये जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो कहेगा कि ये 1 है, और अब यहां पे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया 1, मतलब ये जो हमने इनपुट दिया था कस्टमर का वो 1 हो गया, मतलब मॉडल ने प्रेडिक्ट करके दिया कि ये नाराज नहीं है, ठीक है। होपफुली ये चीजें जो मैंने रफली आपको बता दी है समझ में आ गए होंगे। अब ये जो एक्टिवेशन फंक्शन है, ये जो बेसिकली मैं इनको पुलिस कहता हूं, ये बहुत सारे हैं, जैसे कि सॉफ्टमैक्स रैलियो है आपके पास, रैलियो एक्टिवेशन फंक्शन। ये बेसिकली दो तरह के वैल्यू देते हैं, जरूरी नहीं है कि जस्ट 0 एंड 1 के बीच में हो, ये -1 एंड 1 के बीच में भी होता है, ठीक है। बट इसका ये काम है कि ये जस्ट आगे परमिशन देता है आउटपुट लेयर में वैल्यू जाने के लिए। अब मैं जल्दी से एक बार समराइज करके देता हूं। एंड फिफ्थ चीज था आपका प्रेडिक्शन, और प्रेडिक्शन में बेसिकली आपका 0 एंड 1 होगा। ये डिपेंड करता है आपके प्रॉब्लम में। अगर बाइनरी है यानी 0 एंड 1 तो 2 करेगा। अगर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है लाइक 3 क्लास या लाइक 0 1 2 तो वो 3 करेगा। प्रेडिक्शन का ये काम है। सो ये था हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ट्रेनिंग के दौरान 1 बाय 1 आपका रिकॉर्ड जाता है इनपुट लेयर में, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये आपका इनपुट लेयर है। यहाँ पे मैंने बहुत चीजें लिखे हैं, और फिर यहाँ पे ये इस मॉडल के पास जाता है यूजिंग दिस फंक्शन, सॉरी आई मीन दिस फंक्शन। और समेशन के बाद z का कोई वैल्यू होगा और वो वैल्यू जाता है एक्टिवेशन फंक्शन के पास। एक्टिवेशन फंक्शन एक पुलिस की तरह काम करता है। अगर z का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मतलब 1 है, अगर लेस देन 0 है तो मतलब 0 है, और यहाँ पे आपको प्रेडिक्शन आता है। और इस पूरे प्रोसेस को आप कहते हो फॉरवर्ड प्रोपेगेशन। क्या चीज? फॉरवर्ड प्रोपेगेशन। अब इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि ANN मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने अभी के लिए आपको सिंगल परसेप्ट्रॉन पढ़ाया है। या आप कह सकते हो कि न्यूरल नेटवर्क को आप, जो मैंने कहा था कि एक मैथमेटिकल मॉडल है या एक बॉर्डर है 2 रीजन के बीच में या 2 से ज्यादा रीजन के बीच में। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह है। तो ये है हमारा डाटा कस्टमर्स का। मैंने सारा का सारा डाटा उठा के यहाँ पे स्कैटर किया। अभी के लिए मैंने इनपुट में जस्ट एज एंड सैलरी को उठाया है, यानी मैं 2D में दिखाना चाहता हूँ। सो ये आपका हो गया एज, यानी 2D में है। सो जितना भी कस्टमर का डेटा है वो यहाँ पे स्कैटर है। अब चीजों को समझो, जितना एज ज्यादा है एक कस्टमर का और उसकी सैलरी भी ज्यादा है तो हम कहते हैं कि वो 0 है, यानी खुश है कंपनी से, क्योंकि अगर उसकी एज ज्यादा है और सैलरी भी ज्यादा है तो वो खुश है। और वो हमने इस रीजन में उसका सारा डाटा प्लॉट किया। और अगर एक कस्टमर का एज कम है और उसका सैलरी भी कम है तो उसको हम कहते हैं 1, यानी खुश नहीं है, वो लीव करना चाहता है क्योंकि उसका जो सैलरी है वो बहुत कम है। अब जो परसेप्ट्रॉन है या न्यूरल नेटवर्क है वो मैंने आपको बताया था कि एक बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, ठीक है। यानी एक 2 रीजन या 2 से ज्यादा रीजन के बीच में एक बॉर्डर है। सो
अब अगर फ्यूचर में एक ऐसा कस्टमर आता है जिसकी एज कम है और उसकी सैलरी कम है, तो उसको हम इस रीजन में डालेंगे, यानी हमारा जो ट्रेन मॉडल है वो उसको इस रीजन में डालेगा, ठीक है। और अगर उसका सैलरी ज्यादा है, एज ज्यादा है, तो वो उसको इस वाले रीजन में ऐड करेगा। तो ओवरऑल जो परसेप्ट्रॉन या न्यूरल नेटवर्क का आइडिया है वो ये है कि इट्स नथिंग बट अ रीजन, सॉरी बॉर्डर, जो दो रीजन को आपस में सेपरेट करता है। लेकिन एक और चीज, ये तो हमने 2D में किया, व्हाट इफ अगर हमारे पास जो इनपुट फीचर हो वो ज्यादा हो, जैसे कि हमारे केस में 3 है, तो उसका भी आप कुछ इस तरह ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। जैसे कि ये हो गया हमारा एज, और ये हो गया हमारा जेंडर, और ये हो गया हमारा सैलरी, और जो डेटा है वो कुछ इस तरह स्कैटर है। और फिर आपका जो मॉडल होगा, परसेप्ट्रॉन होगा, वो कुछ इस तरह बनेगा, एक प्लेन की तरह काम करेगा। अब इस प्लेन के ऊपर जो डेटा है उसको आप 0 कंसिडर कर सकते हो या 1 कंसिडर कर सकते हो, और जो नीचे है उसको 0 या 1 कंसिडर कर सकते हो। सो बाइनरी यानी 2D में कुछ इस तरह दिखाई देगा आपका परसेप्ट्रॉन, और प्लेन में कुछ इस तरह दिखाई। अब हम देखेंगे बैक प्रोपोगेशन, और जो हमारा असल में एक आर्किटेक्चर होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का, वो यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं। और मेन काम यहाँ पे ये है कि हम बैक प्रोपोगेशन को समझें। सो ये 4 स्टेप है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि अगर ये स्टेप्स आप याद करते हो तो न्यूरल नेटवर्क की आर्किटेक्चर, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, बैक प्रोपोगेशन, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है आपने, मैंने इस प्लेलिस्ट में आपको बताया था कि आप ANN को 3 तरह के प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हो, लाइक क्लासिफिकेशन के लिए, रिग्रेशन के लिए और इमेजेस के लिए। क्लासिफिकेशन मतलब आपका टारगेट कॉलम में 0, 1, यस, नो, और रिग्रेशन का मतलब कि आपके टारगेट कॉलम में कंटिन्यूअस वैल्यू हो, जैसे कि 100, 300, 100, ठीक है, या इमेजेस का। तो अब अगर रिग्रेशन का प्रॉब्लम है तो आपका आर्किटेक्चर थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, अगर क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है तब भी आपका आर्किटेक्चर थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा फर्क है, कुछ पॉइंट से, कुछ जगह है जहां पे आपने चेंजेस करने हैं, अगर वो जगह आप याद रखते हो देन बाकी आर्किटेक्चर सेम होता है। सो ये है स्टेप। सबसे पहले आप अपने इस न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर के अंदर जाके जो वेट्स एंड बाइसेस है, बल्कि इससे पहले मैं एक और काम करता हूं कि इस आर्किटेक्चर के अंदर टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर कितने हैं। आपने सुना होगा जब भी आप न्यूरल नेटवर्क पढ़ते हो कि इस न्यूरल नेटवर्क के अंदर इतने ट्रेनेबल पैरामीटर हैं। सो बेसिकली ये है आर्किटेक्चर, मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। ये है अपना इनपुट लेयर, जिसमें हमारे पास 3 नोड्स हैं। ये 3 नोड्स क्यों है? क्योंकि हमारे डेटा के अंदर जो इनपुट्स हैं वो भी 3 है, लाइक एज, जेंडर, सैलरी, अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। लेट से अगर रिग्रेशन है तो एज, जेंडर, लेबल, ये कॉलम है, लेट से मान लेते हैं कोई है, ये हमारा इनपुट हो जाएगा। तो आपके इनपुट लेयर में जो नोड्स है वो भी सेम होने चाहिए जितने भी आपके इनपुट फीचर होंगे। सो एज, जेंडर, सैलरी, ठीक है। उसके बाद 2 हिडन लेयर हैं जिसमें 2 नोड्स हैं, और एक आउटपुट लेयर है जिसमें एक सिंगल नोड है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर क्या है? वो टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर बेसिकली आपके वेट्स, बाइसेस, नोड्स होते हैं हर लेयर के अंदर। तो फर्स्ट लेयर के अंदर हमारे पास 3 नोड्स हैं, सेकंड लेयर में हमारे पास 2 है, और थर्ड में भी 2 है, एंड लास्ट में हमारे पास 1 है। सो 3 into 2 विल बी इक्वल टू 6। तो हमारे पास 6 वेट है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ इस तरह, यानी आप देखो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। सो 6 वेट से, और इस हिडन लेयर के हर नोड का एक बाइस भी होगा। तो अगर बाइस देखा जाए तो यहाँ पे 2 बाइस होने चाहिए। तो 6 वेट एंड 2 बाइस। इसी तरह अगर हम इनकी बात करें तो 2 into 2 विल बी इक्वल टू 4, यानी 4 वेट से, और अगेन 2 बाइस से। इसी तरह अगर हम इसके बात करें तो 2 into 1 विल बी इक्वल टू 2, और 1 बाइस से है। अब ये टोटल कितने बनते हैं? सो अगर हम ऐड कर लें 6
और इसके 2 बाइस, टोटल हो जाएगा 8। 8 प्लस 4 वेट्स विल बी इक्वल टू 12 और 2 बाइसेस 14, 2 15 प्लस 3, सॉरी मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती की। सो 6 वेट्स यहाँ पे थे, 2 बाइस थे, टोटल 8 हो गए। और यहाँ पे 6, 8 और 6 आपका हो जाता है 14 एंड 16 17 है टोटल। सो इस आर्किटेक्चर के अंदर टोटल 17 ट्रेनेबल पैरामीटर है। अगर मैंने कोई गलती की हो तो आप खुद इसको टेक कर लेना, बट यस टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर 17 है हमारे पास, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हो वेट्स एंड बाइसेस यानी टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर। अब हम बात करते हैं इन स्टेप्स की। सो वेट्स एंड बाइसेस नॉर्मली होता क्या है कि इनके इनिशियलाइजेशन डिपेंड करता है आप पे, बट लोग क्या करते हैं कि वेट को 1 देते हैं रैंडमली एंड बाइस को 0 देते हैं, जितने भी हो यहाँ पे, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप इनको चेंज कर सकते हो, बट रैंडमली लोग वैल्यू दे देते हैं और आपको ये देने की जरूरत नहीं, क्लास ये संभालेगा, ठीक है। उसके बाद आप इनपुट पास करते हो, यानी अब आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो तो आप पहला रो उठा के, अभी के लिए मैं रिग्रेशन के लिए कर रहा हूँ तो ये मेरा टारगेट कॉलम है। सो ये वैल्यू, ये आपका x1 हो गया, ये x2 ये हो गया, ये x3 हो गया, ठीक है। सो ये यहाँ पे आ जाएंगे लाइक 30, ये हो गया अपना मेल और ये हो गया 0, और इनके लिए हमने प्रेडिक्ट करना है 100 को। अब ये यहाँ पे जाएगा, समेशन होगा, समेशन के बाद यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन होगा। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि हिडन लेयर के अंदर हर नोड के लिए आप एक एक्टिवेशन फंक्शन देते हो, तो रिग्रेशन के केस में आप हमेशा लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन यूज करोगे। एक्टिवेशन फंक्शन बहुत सारे डीप लर्निंग के अंदर, बट रिग्रेशन के केस में आप हमेशा लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन को ही यूज करोगे, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, और आउटपुट लेयर में तो होगा ही होगा। सो फिर यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन का जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी आएगा, एंड फाइनली आउटपुट लेयर में थर्ड स्टेप में मॉडल आपका प्रिडिक्ट करेगा। और ये प्रिडिक्शन मान लेते हैं कि इस रिकॉर्ड के लिए, यानी इस फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है कोई अपना 50, ठीक है, 50 मॉडल ने प्रेडिक्ट किया। सो हम थर्ड स्टेप तक आ गए। जब आप थर्ड स्टेप तक पहुंचते हो तो इसको आप कहते हो फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। अब ये जो 50 है, अब हम क्या करते हैं, लॉस कैलकुलेट करते हैं। लॉस कैलकुलेट क्यों करते हैं, ताकि हम देख सके कि इस मॉडल ने इस कस्टमर के लिए या जो भी हमारे डेटा का प्रॉब्लम है उसके लिए कितना एरर दिया है, इस मॉडल ने मिस्टेक कितना किया है। तो वो आप कैसे करते हो कि जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है, जिसको आप y हैट कहते हो, इसे आप सब्सट्रैक्ट करते हो एक्चुअल को, जिसको आप जस्ट y कहते हो, और एक्चुअल है आपका 100। तो ये आपका आ गया 100। इनको आप आगे पीछे कर सकते हो, यानी y को पहले रखो, प्रेडिक्ट को बाद में रखो। तो मान लेते हैं कि इस मॉडल ने हमें 50 गलती दी है, यानी अब ये जो 50 है आफ्टर कैलकुलेटिंग प्रेडिक्टेड वैल्यू फ्रॉम एक्चुअल, जो डेटा सेट के अंदर पड़ा था, मॉडल की गलती है 50। अब इस 50 गलती को हमने रिड्यूस करना है। तो हम क्या करते हैं कि आउटपुट लेयर में जिस तरह हमने रिग्रेशन के केस में एक्टिवेशन फंक्शन लीनियर दिया था, इसी तरह आप लॉस फंक्शन भी देते हो। तो वो जो लॉस होगा वो रिग्रेशन के केस में आपके पास मीन स्क्वायर्ड एरर है, मीन स्क्वायर्ड एरर या रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। सो मैं भी के लिए मीन स्क्वायर्ड एरर लेता हूं, जो कि यही था, बेसिकली यही आपका मीन स्क्वायर्ड एरर है। सो ये आपने कैलकुलेट किया। सो क्लासिक रिग्रेशन के केस में एक्टिवेशन फंक्शन आपका लीनियर होना चाहिए, और आउटपुट लेयर में तो लीनियर होना ही चाहिए, लेकिन लॉस हमेशा जो रिग्रेशन वाले हैं, लाइक आपका रिग्रेशन के अंदर मीन स्क्वायर्ड एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, तो ये सारे इनमें से आप कोई एक यूज कर सकते हो। अब ये जो 50 है इनको हमने रिड्यूस करना है, और वो कौन करता है, वो आप बैक प्रोपोगेशन के थ्रू करते हो। तो ये बैक प्रोपोगेशन दोबारा जाएगा फर्स्ट स्टेप में, यहाँ पे हम इन वेट्स एंड बाइसेस को अपडेट करेंगे कि ये हमें एक ऐसा वैल्यू दे जो ऑप्टिमल हो इस प्रेडिक्शन के लिए, यानी हमारे मॉडल का एरर कम से कम हो। तो अब ये जो मॉडल है ये जाएगा वापस
दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करेगा। अगेन आपका कैलकुलेशन होगा, समेशन होगा, एक्टिवेशन होगा, लेकिन इस बार आपके जो वेट्स एंड बाइसेस हैं वो इंटरनली चेंज होंगे। और ये तब तक होगा जब तक आपका लॉस कोई इस तरह नहीं आता, लाइक 0.03। तो अगर कुछ इस तरह आता है तो इसका मतलब है आपका मॉडल बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अब इसका एरर कम से कम है। ये तो था अपना रिग्रेशन के केस में। सो बैक प्रोपोगेशन इज नथिंग, जस्ट आप एरर यानी मॉडल की लॉस को रिड्यूस करते हो बाय अपडेटिंग वेट्स एंड बाइसेस। आई होप यू गेट द आइडिया। ये तो था रिग्रेशन के केस में। क्लासिफिकेशन के केस में सेम स्टेप, सेम तरीका। बस आपने क्या करना है कि जो एक्टिवेशन फंक्शन है इसमें लीनियर के बजाय आप कुछ और यूज करते हो, लाइक सॉफ्ट मिक्स। मुझे एग्जैक्ट नाम अभी याद नहीं आ रहे, बट नॉर्मली आप सॉफ्ट मिक्स यूज करते हो और आउटपुट लेयर में सॉफ्ट मिक्स होगा ही होगा क्लासिफिकेशन के केस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो लॉस है वो कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी आप यूज करते हो केरॉस में, जिसे आप, आई थिंक इसका एक और नाम है हिंज लॉस फंक्शन, वो भी आप यूज करते हो। सो बस ये फर्क है, बाकी सेम प्रोसेस है फॉरवर्ड बैकवर्ड, कि आप जस्ट एक्टिवेशन एंड लॉस फंक्शन को अकॉर्डिंगली चेंज करते हो रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन के केस में, ठीक है। इमेज के केस में जो एक्टिवेशन फंक्शन आप यूज करते हो, इमेज में बेसिकली आपका होता है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, बट एक्टिवेशन फंक्शन आप मोस्टली रैलियो ही यूज करोगे, और ये आप क्लासिफिकेशन के केस में भी यूज कर सकते हो, स्पेशली हिडन लेयर में। सो क्लासिफिकेशन के केस में, हिडन लेयर में आप दो चीजें यूज कर सकते हो। क्लासिफिकेशन के केस में या तो आप रैलियो यूज करो या फिर सॉफ्ट मैक्स यूज करो, लेकिन आउटपुट लेयर में आपका सॉफ्ट मैक्स होना ही चाहिए। लेकिन रिग्रेशन के केस में हर लेयर में आपका लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन होना चाहिए। लॉस फंक्शन मीन स्क्वायर्ड एरर होना चाहिए, लेकिन क्लासिफिकेशन के केस में कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी होनी चाहिए। बस इतना ही न्यूरल नेटवर्क है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे 3 प्रोजेक्ट जो कि एंड टू एंड प्रोजेक्ट होंगे, जिनके लिए मैं छोटे से वेबसाइट भी बनाऊंगा। पहला प्रोजेक्ट हम करेंगे क्लासिफिकेशन के लिए। आई थिंक मैंने ऑलरेडी किया है, तो मैं इस प्लेलिस्ट में उसको ऐड करता हूँ। फैक्ट नोट को प्रेडिक्ट करना, ठीक है, वो टेब्यूलर डेटा है, वहां पे हम देखेंगे कि आप किस तरह रियल एंड फैक्ट नोड को क्लासिफाई कर सकते हो। उसके बाद हम रिग्रेशन का एक प्रोजेक्ट करेंगे, जहां पे मैं रिग्रेशन का कोई डेटा सेट उठाऊंगा और वहां पे मैं दिखाऊंगा कि आप किस तरह एएनएन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एंड फाइनली मैं आपको इमेज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बनाऊंगा एएनएन के साथ। जब ये हो जाए फिर हम जाएंगे सीएनएन, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है खुद में। थैंक यू सो मच।